जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के मॉडल सेट पेपर। इससे पहले हमने 6 सेट पेपर कर लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं मॉडल सेट नंबर 7। जैसे आपको पता है, इसको कुल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये बढ़ते हमारे पहले सेक्शन पर, जो कि आपका जनरल नॉलेज सेक्शन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, विच वॉज द पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो वो था लोथल। लोथल था। ये कहाँ पे था? ये पोर्ट सिटी था गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? बैंक ऑफ भोगवा रिवर। आज के टाइम में बोलूँगा तो आज के टाइम पे मॉडर्न गुजरात के अहमदाबाद में आपको मिलेगा। ये उस टाइम पे डॉक था पूरे वर्ल्ड का। किसके लिए? ट्रेड पर्पस के लिए। क्योंकि आपने देखा कि पोर्ट टाउन है, एक बंदरगाह शहर है, मतलब ट्रेड करने के लिए। क्योंकि पहले टाइम पे जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, वो बंदरगाहों से होता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका डी, लोथल इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा, दीपा कर्माकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है आपके जिम्नास्टिक्स से। इनका जन्म 9 अगस्त 1993 में हुआ था। ठीक है, और आगे बताऊं तो इनको जो अटेंशन मिली थी, जो भी इनको लोकप्रियता मिली थी, कब से मिली थी? जब इन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जब इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज जीता था, तब से इनको लोकप्रियता मिलने स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इन्होंने जुलाई 2018 में ये फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक्स बनी थी गोल्ड मेडल जीतने में। कहाँ पे? किसी भी ग्लोबल इवेंट में। कब हुई थी? जुलाई 2018 में ये फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक्स बनी थी किसी भी ग्लोबल लेवल पे गोल्ड मेडल जीतने में। ठीक है, तो याद रखना। इसका आंसर क्या आपका डी, जिम्नास्टिक्स का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा, व्हाट इज हॉटलाइन? हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन एक टेलीकम्युनिकेशन लिंक की तरह होता है, एक दूरसंचार लिंक है। मतलब वैसे होता क्या है? हॉटलाइन होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ अपने किसी दोस्त से, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। तो ऐसे बोल सकते हो कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक होता है, जिसमें कि जो क्या होता है, जो कॉल होता है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाता है कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक आपको ले जानी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका बी, टेलीकम्युनिकेशन लिंक इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारे चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा, बुल फाइटिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये खेल है आपके स्पेन का। स्पेन और कई सारी जो स्पेनिश लैंग्वेज कंट्रीज है, उनका है ये। होता क्या है इसमें, एक जो बुल है वो फाइट करता है, मतलब लड़ता है लोगों से जो वहाँ पे उस टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सैंड सा एरिया होता है, रेतीला पूरा एरिया होता है उसमें, और कई बार ऐसे होता है कि इसमें मौत हो जाती है। तो आंसर क्या आपका सी, स्पेन इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो कि हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट्स रूल बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा? तो इसमें जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल 356 कहता है कि प्रेसिडेंट्स रूल किसी भी स्टेट पर लगाया जा सकता है। किस कंडीशन में? अगर वहां पे किसी भी स्टेट में अगर फेलियर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में अगर फेलियर होता है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। लगता है किन कंडीशन पे? जैसे कि किसी भी स्टेट का गवर्नर है, अगर वो प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई कर ले कि या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है, लॉ ऑर्डर सही से काम नहीं कर रहा, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और दूसरा कंडीशन होता है अंडर आर्टिकल 365। उसमें यह कहता है कि कोई भी स्टेट अगर फेल होता है यूनियन की गिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करने में, तो भी आप वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, आर्टिकल 356 इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा छठा क्वेश्चन, जो कि हमारा, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वो है आपका ईद उल मिलाद। ईद उल मिलाद है बेसिकली ये, जो आपके प्रॉफेट मोहम्मद है, ये एक अरब रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर थे। इनका जन्म मक्का में हुआ था, born in मक्का। ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के फाउंडर भी इनको माना जाता है। तो आंसर क्या आपका डी, ईद उल मिलाद इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन, जो कि हमारा, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। ये पहली गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। कब से कब तक?
15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। तो इसका आंसर क्या आपका सी, सरोजिनी नायडू इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन जो कि हमारा विद whom इज द रिवाइज्ड प्राइस ईयर टैक्स रिलेटेड टू, संशोधित मूल्य वर्ष कर किसके साथ संबंधित है? ये संबंधित है आपके सेल्स टैक्स, जो बिक्री कर लगता है किसी भी चीज पे उससे रिलेटेड है। इसका आंसर क्या आपका ए, सेल्स टैक्स का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है आपकी थिम्फू। भूटान बेसिकली कहाँ पे लाई करता है आपको पता है? भूटान आपका इंडिया और चाइना के आप बॉर्डर पे बोल लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंडिया, चाइना, नेपाल, इन तीनों का इंटरजेक्शन होता है भूटान पे। ये भी एक ऑप्शन है। इसका आंसर क्या आपका सी, थिम्फू इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ता है 10वां क्वेश्चन जो कि हमारा म्यांमार इज द नेम ऑफ, म्यांमार किसका नाम है? ये नाम है बर्मा का। पहले जिसको आप बर्मा नाम से जानते थे वो आज के टाइम में म्यांमार है। तो म्यांमार की जो बाउंड्री है वो इंडिया से टच करती है। क्या आंसर है इसका? सी, बर्मा इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन जो कि हमारा हु डिस्कवर्ड एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने करी थी? अगर आपको याद हो, अगर आपने एटॉमिक थ्योरी का कभी भी नाम सुना हो तो इसका आंसर आप बिल्कुल दे सकते हो। इसका आंसर है जॉन डाल्टन। अगर याद आ रहा हो तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप सबने पढ़ी होगी साइंस में, 9th या 10th क्लास में आपने चीज पढ़ी होगी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बड़ी फेमस थी। तो एटॉमिक थ्योरी की जो डिस्कवरी थी वो जॉन डाल्टन ने करी थी। क्या कहता है एटॉमिक थ्योरी? ये कहती है कि किसी भी स्टेट से जो मैटर होता है वो किसी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? एटम्स। क्या आंसर है इसका? डी, जॉन डाल्टन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन जो कि हमारा बिटवीन विच कंट्रीज मैकमोहन लाइन पासेस, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच से गुजरती है? ये गुजरती है आपके इंडिया और चाइना, भारत और चाइना के बीच में। ये एक इंटरनेशनल लाइन है जो प्रपोज करी गई थी हेनरी मैकमोहन के द्वारा। कब? इन 1914 में प्रपोज करी गई थी। इसकी टोटल लेंथ अगर मैं बात करूंगा, जो टोटल लेंथ है इस आपकी मैकमोहन लाइन की वो है आपकी 890 किलोमीटर। चलिए क्या आंसर है इसका? इसका आंसर आपका सी। आगे बढ़ते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच इज नोन एज द गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में किसे स्वर्ण युग कहा के रूप में जाना जाता है? वो है आपका गुप्ता पीरियड, गुप्त काल को। गुप्ता पीरियड को क्यों? कि ये आपका पीरियड था 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी के बीच का। सी, गोल्डन एज इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई थी। अचीवमेंट्स मतलब इंडियंस ने करी थी किस फील्ड में? मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, साइंस में, रिलीजन में, फिलोसॉफी में। तो भाई कैसे अचीवमेंट्स थी, इसलिए इसको हम गोल्डन एज बोलते हैं। क्या आंसर है इसका? बी, गुप्ता पीरियड इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ता है हमारा 14वां क्वेश्चन जो कि हमारा कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम में तो क्वेश्चन था हमारा कैपिटल ऑफ मिजोरम इज, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, जबकि आइजोल है ये है मिजोरम की राजधानी। तो क्या आंसर है इसका? ए, इसका आंसर है। बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिहू है आपके असम का। असम का जो ट्रेडिशनल डांस है उसको बिहू है, बिहू का नाम है। बिहू एक फोक डांस है जो जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है, वो अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। बिहू डांस जाता है वो अपने बिहू फेस्टिवल भी इससे रिलेटेड है। बिहू फेस्टिवल असम में 3 बार मनाया जाता है। तो क्या आंसर हुआ इसका? बी, असम इसका आंसर हुआ। तो यहाँ हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। ये बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ जो कि है हमारा जनरल साइंस का। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग किसके कारण होता है? ये होता है आपके बैक्टीरिया के द्वारा। और बताया जाए तो बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है? उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। इसके द्वारा फैलता है। अगर स्प्रेड करने की बात करें तो स्प्रेड ऐसे भी हो सकता है, एक टीबी का पेशेंट है, उसको लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, खांसियाँ आएगी, छींक आएगी, और अगर जो उसके खांसने और छींकने की जो ड्रॉपलेट्स अगर किसी और बंदे के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो उसको भी टीबी हो सकता है। तो क्या आंसर है इसका? बी, बैक्टीरिया इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और 17वां क्वेश्चन जो कि हमारा द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का आपका एक महत्वपूर्ण और है। तो आंसर इसका ए, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन जो कि हमारा डेट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड, जिसे तार में खींचा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम डक्टिलिटी, लचीलापन। कई चीजें होती हैं, डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है। तो डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है कि उसको मैं तार के रूप में खींच सकता हूँ। और अगर मैं बात करूँ मेलेबिलिटी की तो मेलेबिलिटी वो होती है
कि जिसको मैं पीट पीट के चादर के फॉर्म में ला सकता हूँ। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? वायर की बात है तो यहाँ पे होता है डी, डक्टिलिटी। डी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन, परमाणु के रासायनिक गुण किस पे निर्भर करते हैं? वो निर्भर करते हैं आपके एटॉमिक नंबर पे। अगर देखा जाए, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो एटॉमिक नंबर ही कैसे? देखो क्या होता है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई एक एटम है, मान लीजिए कोई एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मीन्स हुआ प्रोटॉन, तो इक्वल होते हैं और वही होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल में, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी। क्या आंसर है इसका? बी, एटॉमिक नंबर इसका आंसर हो गया। बढ़ता है हमारा 20वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच गैस इज फाउंड इन गोबर गैस, गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस जिसको आप बायोगैस भी बोलते हो। इसमें जो मैक्सिमम जो मेन कंप्राइज होता है वो मीथेन का होता है। ठीक है, गोबर गैस बनती कैसे है? ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का, चाहे वो एनिमल का हो चाहे प्लांट्स का हो। और ये जो बायोगैस होती है ये मिक्सचर होता है आपका मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, बट मेनली मीथेन होती है। तो क्या आंसर है इसका? डी, मीथेन इसका आंसर हो गया। अब बढ़ता हमारा 21वां क्वेश्चन, जो कि हमारा स्टेनलेस स्टील इज अ मेटल वाइल एयर इज, स्टेनलेस स्टील क्या एक मेटल है तो एयर क्या? एयर एक आपका मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे? एयर में कई सारी गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गन, हीलियम, कई सारी गैसेस है, तो ये क्या है? मिक्सचर है। तो क्या आंसर है इसका? बी, मिक्सचर इसका आंसर हो गया। ये बढ़ता है हमारा 22वां क्वेश्चन, जो कि हमारा सिस्मोग्राफ इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, सिस्मोग्राफ का उपयोग किस क्या मापने के लिए किया जाता है? वो है आपका अर्थक्वेक, भूकंप नापने के लिए आप सिस्मोग्राफ का यूज करते हो। ये बेसिकली क्या दिखाता है आपको? ये रिकॉर्ड करता है वेव को किसी सरफेस पे जो आता है। सिस्मोलॉजी क्या होती है? ये स्टडी होती है जो आप अर्थक्वेक की अगर स्टडी करते हो तो सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और रिश्टर स्केल पर हम मापते हैं कि कितनी तीव्रता का वो आया था, जैसे 3.4, 5.6 ऐसे। तो क्या आंसर है इसका? डी, अर्थक्वेक इसका आंसर हो गया। ये बढ़ता है हमारा 23वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती? वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो तो कैसे काम करती है? ये नॉन फ्लेमेबल CO2 गैस होती है, नॉन फ्लेमेबल CO2 गैस जो एक्सट्रीम प्रेशर में फिल करी जाती है। ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन को कट करती है, तो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है आग के पास से, जिससे कि आग बुझ जाती है। क्या आंसर है इसका? सी, कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, लार किसके पाचन में मदद करती है? वो होता है स्टार्च। स्टार्च में जो सलाइवा है वो हेल्प करता है। स्टार्च क्या है? एक तरीके से इसका जो डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करूँ, स्टार्च क्या है? जैसे कि आप कुछ खाना खाते हो तो खाना अगर खाना सही से लील जा पाता हो तो सही से आपके अंदर जा नहीं पाता एसोफेगस में, तो क्या होता है? सलाइवा वहाँ हेल्प करता है। सलाइवा का अगर डाइजेस्टिव फंक्शन बताऊँ तो ये होता है कि मॉइस्चराइजेशन देता है फूड को, ताकि वो आसानी से आपके फूड पाइप में जा सके और ताकि आप जल्दी से स्वेलो कर सको। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है एमिलेस नाम से, जो क्या करता है? जो स्टार्च को ब्रेक करता है। तो आंसर क्या आपका? डी, स्टार्च इसका आंसर हो गया। ये बढ़ता है हमारा 25वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? वो होता है पहला नियम, जो न्यूटन का पहला नियम है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जैसे समझिए आप एक रेस्ट में हो, जब तक आप पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा आप मोशन में नहीं आओगे, या आप मोशन में हो जब तक कि वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा आप रेस्ट में आओगे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? एग्जांपल देता हूँ। अब आप एक चीज देखिए, आप बस में जा रहे हैं, बस में आपने ऊपर कुछ सामान लोड कर रखा है, अगर उस सामान को आप नहीं बांधोगे तो क्या होगा? जैसे ही बस रुकेगी सारा सामान आगे तरफ भाग के आएगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या आंसर है इसका? ए, फर्स्ट इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ता है 26वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, पदार्थ का चौथी अवस्था कौन सी है? वो है प्लाज्मा। पहले क्या थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आ गई है और प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है। जिसके अंदर इक्वली नंबर के पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या आंसर है इसका? डी, प्लाज्मा इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू व्हाट, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है या कथन के संबंधित है? ये संबंधित आपके पास्कल्स लॉ से। पास्कल नियम कहता है कि जो लिक्विड है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो क्या आंसर है इसका? बी, बी इसका आंसर हो गया। अगर आपको समझना हो पास्कल लॉ या कैसे एक्सर्ट करता है, देखिए एग्जांपल समझिए। एक पानी की बोतल लीजिए, मान लीजिए पानी की बोतल ली मैंने, ये कुछ लिया। अब मैंने क्या करा? एक छेद यहाँ से करा और एक छेद यहाँ से करा, तो अगर आप देखोगे तो जो पानी है वो इक्वल ही निकलेगा। तो इससे क्या हो रहा है? जो वाटर है वो इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करता है सबकी तरफ। क्या आंसर है इसका? बी। अभी बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन, जो कि हमारा
व्हाट इज ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमंस, मनुष्य के लिए सुनने की जो रेंज है वो क्या है, वो है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब दो ऑप्शन हो सकते हैं, 20 से 20 किलो हर्ट्ज भी हो सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। क्या आंसर हुआ इसका बी, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 29वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड टू मेक लेड पेंसिल, लेड पेंसिल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आपका एक इलेक्ट्रोप है कार्बन का, और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या आंसर है इसका ए, ग्रेफाइट का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 30वां क्वेश्चन जो कि हमारा जैसा आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फाउंड इन मोस्ट, निम्न में से किस में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, वो है आपका मिल्क, दूध में सबसे ज्यादा मिल्क सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, लगभग लगभग 1 गिलास दूध के अंदर 8 ग्राम प्रोटीन होता है, तो क्या आंसर है इसका सी, प्रोटीन मिल्क इसका आंसर हो गया। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जेनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा लोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का, जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला। ठीक है, और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके, आइए बढ़ते हैं हमारे सेशन सी की तरफ जो कि आपका मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12,500, इट्स लेंथ इज 125 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज। क्वेश्चन कहता है कि आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, परिधि निकालनी है या परिमाप निकालना है। तो ऐसे बोल सकते हो कि क्षेत्रफल है 12,500, लंबाई दे रखी है, तो चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो ब्रेथ बराबर हो जाएगा एरिया अपॉन पे लेंथ। एरिया है 125,00 और लेंथ है 125, कटिंग करोगे तो आंसर आएगा 100, ब्रेथ हो गई 100 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में एल प्लस बी, 2 इंटू में लेंथ हो गई 125, ब्रेथ हो गई 100, ये हो गया 2 इंटू में 225, तो क्या आंसर आ गया, ये आ गया आपका 450 और ये हो गया मीटर, तो क्या आंसर हुआ इसका ए, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ता हमारा 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है फैक्टर्स निकालने, गुणनखंड निकालने किसके, 4k स्क्वायर माइनस में 4k प्लस में 1, कोई एक नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आता हो, प्लस माइनस करने पर 4 आता हो, तो वो क्या है आपके -2k और -2k करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाएगा प्लस का, और प्लस माइनस करोगे तो माइनस का 4k बन जाएगा। 2k कॉमन निकाला, क्या बचेगा 2k माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन निकाला, क्या बचेगा 2k माइनस 1, क्या बचा 2k माइनस 1, 1 बन गया पेयर और एक पेयर बन गया 2k माइनस 1, तो क्या आंसर हुआ इसका, इसका आंसर हुआ आपका सी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 33वां क्वेश्चन जो कि हमारा कंप्लीट द सीरीज करना है, क्या कहता है 125, 64, 27, 8, तो अगर समझोगे तो क्या दे रहा है 125 है, 64 है, फिर 27 है, फिर 8 है, फिर निकालना है, ये है 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, तो क्या आंसर हुआ इसका सी, इसका आंसर हो गया। अब बढ़ता हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि हमारा अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स एंड ईच इज 40 डिग्री, देन द फोर्थ एंगल इज, एक चतुर्भुज में 3 न्यून कोण है और तीनों 80 डिग्री के हैं, चौथा क्या होगा, तो सिंपल हो गया 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस एक्स बराबर हो गया 360, एक्स बराबर हो गया 360 माइनस में 240, एक्स हो गया 120 डिग्री, तो क्या आंसर हुआ इसका बी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा फाइंड आउट द वैल्यू निकालनी है हमें, 7 7 7 7 7 7 7 और 7 ऐड करो, 8, 3 और 2, 6 और 1, 8, क्या आंसर हुआ इसका सी, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारा 36वां क्वेश्चन जो कि है हमारा फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड
whose side is 40 मीटर एंड द अदर साइड इज 10 मीटर। एक आयताकार मैदान के परिधि बोल रहा है, परिमाप ज्ञात करना है जिसकी भुजा 40 मीटर है और दूसरी भुजा 10 मीटर है। तो अभी मैंने बताया परिमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में L प्लस बी। तो 2 इंटू में L के बदले में 40 और B के बदले में 10, 2 इंटू में 50, आंसर हो गया 100 मीटर। क्या आंसर है इसका? सी इसका आंसर हो गया। नहीं बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन देखिए हमारा। A train is running at a speed of 36 km per hour. It takes 25 seconds to cross a pole. Then the length of the train is। एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक खंबे को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है आपको। तो क्या कहता है 36 किलोमीटर पर आवर की क्या है इसकी स्पीड। तो स्पीड को पहले कन्वर्ट करते हैं हम मीटर पर सेकंड में। तो 1000 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 3600 से। ठीक है, 36 से कम 36, 100 बार में कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा 10 मीटर पर सेकंड। तो उसकी होगी स्पीड। फिर दे रखा है टाइम है 25 सेकंड का, निकालना क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 10 मल्टीप्लाई 25 ये बनेगा आपका 250 मीटर। इसका आंसर हो गया। तो क्या आंसर हुआ इसका? सी इसका आंसर हो गया। बढ़ता हमारा 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा स्मिता prepares 25 basket in 35 days, then how many days will it take for 110 basket to be prepared। स्मिता 35 दिन में 25 टोकरियां बनाती है, 110 टोकरियां कितने दिन में बनाएगी। देखो क्या क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है ये क्वेश्चन कहता है कि 25 बास्केट बनाने के लिए लगा 35 दिन, 110 बास्केट बनानी है तो कितना दिन लगेगा x मान लो। अगर मैंने बास्केट बढ़ा दिया है तो दिन भी बढ़ जाएंगे ना, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ लगेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो क्या कहता है 25/35 बराबर 110/पे x। निकालना क्या है x। तो x बराबर हो जाएगा 35 गुने पे 110/25। 5 एकम 5, 5 पच्चे 25 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 22 सत्ते हो जाएगा 154 दिन। क्या आंसर है इसका? ए इसका आंसर हो गया। बढ़ता हमारा 39वां क्वेश्चन जो कि हमारा Renu makes 25% profit by selling one parrot for Rs 28 रुपीज 40 पैसे। Find the cost price of the parrot। रेनू तोते को 28 रुपये 40 में बेचकर 25% का लाभ कमाती है। तोते का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य एसपी दे दिया 28 रुपये 40 पैसे, प्रॉफिट परसेंट है 25, सीपी माना एक्स। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पे सीपी इंटू पे 100। इसको बोलोगे 25 बराबर प्रॉफिट बट्टे पे एक्स इंटू पे 100। प्रॉफिट हो जाएगा 25x बट्टे पे 100, मतलब हो गया x बट्टे पे 4। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ये है x बट्टे 4, एसपी है 28 रुपये 40 पैसे और माइनस में हो गया x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x बट्टे पे 4 बराबर 28.4। x बराबर हो गया 28.4 गुने पे 4 बट्टे पे 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22 रुपये 72 पैसे। क्या आंसर आया इसका? सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 40 क्वेश्चन जो कि हमारा द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 266। सो व्हाट इज द फर्स्ट इंटीजर। 4 क्रमागत जो आपके पूर्णांक है उनका योग 266 है। तो पहला पूर्णांक क्या होगा? 4 क्रमागत क्या होंगे? x प्लस में x प्लस 1 प्लस में x प्लस 2 प्लस में x प्लस 3। 4 हो गए। सम कितना है? 266। करोगे तो 4x प्लस में 3 2 5 1 6 बराबर 266। 4x बराबर हो जाएगा 266 माइनस में 6, 4x बराबर 260। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 260 बट्टे पे 4, 4 छिक्के 24, 4 पंचे 20। कितना आंसर आया? ए 65। इसका आंसर हो गया। ये बढ़ता हमारा 41 क्वेश्चन जो कि हमारा क्या कहता है, बोर्ड मार्क्स की तरह करेंगे। 3 माइनस में 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 5 माइनस में 2। 3 माइनस में 5 सत्ते 5 और 2 7, 7 या 21 प्लस में 5 माइनस 2। पहले इनको कर लो माइनस 18 और इनको कर लोगे तो प्लस का 3। क्या आंसर आएगा? माइनस का 15। क्या आंसर हुआ इसका? सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ता हमारा वैल्यू क्वेश्चन जो कि हमारा वैल्यू करनी है, मान निकालना है। क्या कहते हैं 0.5 की पावर 4, 0.4 की पावर 4 बट्टे पे 0.5 की पावर 2, 0.2 4 की पावर 2। इसको ऐसा कहता है क्वेश्चन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ऊपर वाला है मेरा स्कोर में सही से लिखूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ 0.5 की पावर 2 की पावर 2 माइनस में 0.4 की पावर
2 की पावर 2। ठीक है, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको ऐसे लिखो 0.5 की स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर, एक बन गया ये, और एक बनेगा 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर। ठीक है, बट्टे पे आएगा क्या 0.5 का स्क्वायर और प्लस में 0.4 का स्क्वायर। तो इससे तो ये कट गया, क्या बचा सिर्फ ऊपर वाला। 0.5 के स्क्वायर को बोल सकते हो 0.25, 0.4 के स्क्वायर को 0.16 माइनस करोगे तो 0.09 आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते बढ़ते चला क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है 2 1 6 आगे में 3 जीरो का क्या निकालना है? क्यूब रूट। 2 1 6 आगे में 3 जीरो, इजी कर लेता हूँ। तो पहली बात तो इसको आप ऐसे काटो कि ये 3 जीरो है ना, तो 10 से काट देते हैं। चलो 2 1 6 2 जीरो बचेगा, फिर 10 से काटोगे तो 2 1 6 1 जीरो बचेगा, फिर 10 से काटोगे तो 2 1 6 बचेगा बस। तो मतलब एक तो निकल गया 10, 3 पेयर बनाने होते हैं 3 3 के, तो एक तो हो गया 10 का पेयर। ठीक है, क्या बनेगा ये 10 गुना 10 गुना 10। अब निकालोगे तो ये निकलेगा आपका 6 का। 6 का करोगे तो 36 बार में, फिर 6 से करोगे तो 6 बार में, और फिर 6 से करोगे तो 1 बार में। मतलब आगे क्या पेयर बनेगा? 6 6 और 6। तो तीनों के बदले में 1 10, तीनों 6 के बदले में 1 6, क्या बन गया 60। क्या आंसर हुआ इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारा 44वां क्वेश्चन जो कि हमारा इफ 8 is to 9, 8 रेशियो 9 इज इक्वल टू एक्स रेशियो 18। क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स बराबर हो जाएगा 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 9, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 8 टू जा 16। इसका आंसर क्या आंसर होगा इसका? डी। ये बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन जो कि हमारा मैथमेटिक्स आखिरी क्वेश्चन है। क्या कहता है इफ रूट 60 प्लस में रूट 15 माइनस में रूट 125 रूट एक्स क्या होगा? देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि रूट 60 को क्या बोल सकते हो? रूट 60 बोल सकते हो कि 2 टू जा 4 और 15 4 जा 60। तो ये ऐसे बोल दो, अगर मैं लिखना चाहूँ रूट 60 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 2 इंटू में 15, तो ये बन जाएगा 2 बाहर रूट में 15। ऐसे ही रूट 15 तो रूट 15 है ही, कुछ अंदर टूटेगा नहीं। रूट 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे 3 3 जा 9, 15 जा 135, तो मतलब 3 रूट 15। तो ये क्या बना? ये बना 2 रूट 15 प्लस में 1 रूट 15 माइनस में 3 रूट 15 बराबर क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 में 3 गया 0। तो क्या आंसर हुआ इसका? ए। ए इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन सी खत्म होता है। बढ़ते सेक्शन डी जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन ये कहता है 46 क्वेश्चन कहता है एक फॉलोइंग क्वेश्चन सीरीज नंबर है दे रखा है अकॉर्डिंग टू रूल, एक नंबर मिसिंग है, आपको बताना है मिसिंग नंबर क्या है। तो आसान सा क्वेश्चन है, किसी कितने गैप है? 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो 7। क्या आंसर हुआ इसका? सी। सी इसका आंसर हो गया। 47 क्वेश्चन कहता है इफ रेड फोर्ट इज फॉर 15 अगस्त देन फॉर 26 जनवरी क्या? लाल किला 15 अगस्त के लिए, तो 26 जनवरी के लिए क्या है? इंडिया गेट। भाई 15 अगस्त को हम क्या करते हैं? लाल किले पे झंडा फहराते हैं, और 26 जनवरी को हम इंडिया गेट पे। तो क्या आंसर हुआ इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन जो कि हमारा इन अ साइन लैंग्वेज दिसंबर इज रिटन एज हाउ विल फरवरी बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो क्वेश्चन कहता है पहले दिसंबर लेके देखते हैं। फरवरी देखते हैं। इनका पैटर्न समझो। सबसे पहले इन्होंने लिखा है जो यहाँ वाला नंबर है 1, तो फिर हम भी इसको लिखते हैं भाई। फिर उन्होंने लिखा है पहला नंबर है 2, हम भी ऐसे लिखते हैं तो। फिर उन्होंने लिखा है इस वाले नंबर को 3, हम भी इसको लिखते हैं 3। फिर लिखा है इन्होंने इस वाले नंबर को 4, हम भी लिखते हैं 4। फिर उन्होंने लिखा है 5वें नंबर पे बी, देखोगे आप 5वें नंबर पे बी, 6ठे पे सी, 7वें पे एम, 8वें पे ई, ऐसे हम भी लिखते हैं 4 5वां 6ठा 7वां 8वां। तो क्या बनेगा? वाई एफ आर ई, फिर ए, फिर बी, फिर यू, फिर आर। कौन सा मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है आपका बी ए यू आर।
ABUR, ये मैच कर रहा है आपका बी वाला, तो क्या आंसर है इसका बी। बी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हुए 49वां क्वेश्चन जो कि हमारा, E is the sister of B, A is the father of C, B is the son of C, then how is A related to E? E B की बहन है, जो E है वो B की बहन है, चलो मान लिया। फिर कहता है A C का पिता है, कहीं पे A होगा, ठीक है, वो C के पिता है, C के फादर है। फिर कहते हैं बी सी का पुत्र है, जो बी है वो सी का पुत्र है, मतलब अगर मैं बोल दूं जो ये बी है ये सी के पुत्र है, सन है। तो ए और ई का रिलेशन क्या है, देखो अगर सी का बेटा बी है तो सी की बेटी क्या हुई, ई। चलो तो ये तो हुआ बेटी। और ए है फादर, तो मान के चल रहा हूं कि इसके बेटे की बेटी क्या बनेगी, इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, ये इनके दादाजी और ये इनकी पोती। क्वेश्चन क्या पूछा है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए ई से क्या संबंधित है, ये इनके आपके बने ग्रैंड फादर, तो क्या आंसर है इसका ए इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हमारा 50 क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आई वॉक पास 10 मीटर टू ईस्ट, मैं ईस्ट की तरफ 10 मीटर गया। फिर आफ्टर दिस आई टर्न इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक 20 किलोमीटर, उसके बाद मैं नॉर्थ में मुड़ा और 20 मीटर चलता गया। फिर मैंने दोबारा एक राइट लिया और 10 मीटर चला, मैंने राइट लिया और 10 मीटर चला। अब बताओ मैं कौन सी डायरेक्शन में खड़ा हूँ। देखो मैं यहाँ पे था, नॉर्थ मेरा यहाँ होता है, साउथ मेरा यहाँ होता है, ईस्ट मेरा यहाँ होता है, वेस्ट मेरा यहाँ होता है। कहाँ पे है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो मैं बोलूँगा ये नॉर्थ ईस्ट पे है। तो क्या आंसर है इसका बी। तो बी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 खत्म होता है। कोई इशू आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा? आप आएंगे studyandupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में ये इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फ़ोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है।